वेलकम बैक इन अनदर लेक्चर ऑफ पॉलिटी। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल और ऑन आवर वेबसाइट दैट इज www.urodis.com पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप पीजीबी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स। और अगर आप माइंड मैप्स को परचेज करना चाहते हैं देन आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे चेक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। इसके पहले के लेक्चर में हम प्रेसिडेंट का चैप्टर कर रहे थे। अब तक हमने प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में देखा था। आज हम वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है आज का हमारा वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें क्या कहा गया है, अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट नीड्स द प्रेसिडेंट एसेंट टू बिकम एन एक्ट। अगर कोई भी बिल जो पार्लियामेंट ने पास कर दिया था तो वो एक्ट कब बनेगा, जब उसको प्रेसिडेंट की एसेट मिल जाएगी। तो उस चीज के लिए प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होती हैं अंडर आर्टिकल 111 दैट इज ही कैन गिव एसेट। वो चाहे तो अपने उस बिल पे साइन कर देगा, उसको अपनी एसेट दे देगा। वो चाहे तो अपनी जो एसेट है उसको होल्ड भी कर सकते हैं। और तीसरा वो क्या कर सकते हैं, रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, कि अगर उनको बिल में कोई खामियां लग रही हैं तो वो बिल जो है वो पार्लियामेंट को रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। और जब वो बिल रिकंसिडर होके वापस उनके पास आएगा तो उस टाइम पे उनको उसको अपनी असेंट देनी होगी। एंड दिस प्रिवेंट द हेस्टी एंड इल कंसीव्ड लेजिस्लेशन। तो इसके ये जो रिकंसिडरेशन की प्रोविजन है ये क्यों दी गई है, सो दैट कि जो लेजिस्लेशन है उसमें कोई हेस्टी या फिर इल कंसीव्ड ना हो। मतलब कि मान लीजिए कि जो पार्लियामेंट है उसने जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लिया या कोई ऐसा फैसला जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल को वायलेट कर रहा था, तो उस चीज को देखते हुए जो प्रेसिडेंट है वो वापस उस बिल को पार्लियामेंट के पास भेज सकता है कि आपके बिल में ये खामियां हैं, इसको ठीक कीजिए। और उसके बाद अगर वापस वो बिल पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को भेजती है तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट को वो बिल जो है एसेंट देनी पड़ेगी उस पर। और कितने तरह की वीटो पावर्स होती हैं, 4 तरह की वीटो पावर्स होती हैं। बट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके पास सिर्फ 3 टाइप्स की वीटो पावर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो हम आगे देखते हैं। फर्स्ट है एब्सोल्यूट वीटो, सेकंड इज सस्पेंसिव वीटो, थर्ड इज पॉकेट वीटो। सबसे पहले देखेंगे हम एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है, द पावर टू विदहोल्ड एसेंट टू अ बिल, कि प्रेसिडेंट चाहे तो वे किसी बिल पे अपनी जो एसेंट है उसको होल्ड कर सकते हैं, इस चीज की उनके पास पावर है। और द बिल एंड डजंट बिकम एन एक्ट, कि अगर वो उस बिल पे अपनी एसेंट ना दे तो वो जो बिल है वो एक्ट नहीं बन पाएगा। और जो ये वाली वीटो पावर है, ये प्रेसिडेंट किस टाइम पे इसको एक्सरसाइज करते हैं, जिस टाइम पे जो बिल है वो किसी प्राइवेट मेंबर के द्वारा जो है वो दिया गया हो पार्लियामेंट में, यानी कि किसी पार्लियामेंट के मेंबर के द्वारा, वो किसी मिनिस्टर के द्वारा वो बिल ना पेश किया गया हो, वो किसी बाहर के यानी किसी के प्राइवेट मेंबर के द्वारा पेश किया गया हो। और गवर्नमेंट बिल व्हेन द कैबिनेट रिजाइंस, या फिर गवर्नमेंट का ऐसा बिल जिस टाइम पे कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया उस टाइम पे पेश किया गया हो। एंड द न्यू कैबिनेट एडवाइज द गवर्नमेंट नॉट टू गिव एसेंट। न्यू गवर्नमेंट आएगी, वो क्या करेगी, वो जो पुरानी गवर्नमेंट का बिल था उसको एसेंट देने से प्रेसिडेंट को मना कर देगी। नेक्स्ट आती है हमारी सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो में कौन सी पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, कि प्रेसिडेंट रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन, इट कैन अगेन बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट विद और विदाउट अमेंडमेंट। कि इसमें क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट, कि उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के पास वापस भेज सकते हैं। और अगर वो बिल पार्लियामेंट बिना किसी अमेंडमेंट किए या फिर अमेंडमेंट करके उसको प्रेसिडेंट के पास फिर से भेजते हैं तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट को उस पर अपनी एसेंट देनी पड़ेगी। और जो प्रेसिडेंट है वो जो मनी बिल होगा उसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या बोला गया है, टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। यानी कि अगर लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया और उसको प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए भेजा, प्रेसिडेंट ने ना तो उसको वापस भेजा और ना ही उस पर अपनी एसेंट दी, मतलब उसको ऐसे ही पेंडिंग छोड़ दिया। यहाँ पे क्या बोला गया कि प्रेसिडेंट नाइदर गिव एसेंट, कि ना तो अपनी एसेंट दी और ना ही उसको विदहोल्ड किया, और सिंपली कीप द बिल पेंडिंग इनडेफिनेटली, मतलब
अनिश्चित समय के लिए जो बिल था उसको पेंडिंग छोड़ दिया। बट यूएसए में क्या है कि प्रेसिडेंट हैज टू रिटर्न द बिल विद इन 10 डेज, कि प्रेसिडेंट को 10 दिन के अंदर अंदर जो उसके सामने बिल पेश किया गया है उसको रिटर्न करना होता है। और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के थ्रू क्या किया गया कि जो प्रेसिडेंट है उनको अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल है उस पर अपनी एसेंट देनी ही होगी, यानी कि वो ऐसा बिल जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए है उस पर अपनी एसेंट को विदहोल्ड नहीं कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है प्रेसिडेंशियल वीटो ओवर अ स्टेट लेजिस्लेशन, कि जो प्रेसिडेंट है क्या उनके पास स्टेट लेजिस्लेशन के लिए वीटो पावर है? तो यस, कि प्रेसिडेंट हैज द वीटो पावर विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट लेजिस्लेशन आल्सो, जो स्टेट लेजिस्लेशन है उसके लिए भी प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है। एंड बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बिकम एन एक्ट ओनली इफ इट रिसीव द एसेंट ऑफ द गवर्नर और द प्रेसिडेंट, कि अगर जो स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया है वो उस टाइम पे ही एक्ट बनेगा जब उसको गवर्नर की एसेंट मिल जाएगी, या फिर प्रेसिडेंट की एसेंट। प्रेसिडेंट की एसेंट कब चाहिए होगी? जिस टाइम गवर्नर उस बिल को रिजर्व कर लेगा प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। और व्हेन द बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर is presented to the governor for his assent, then he has a 4 alternatives. अंडर आर्टिकल 200 जो गवर्नर है उसके पास 4 अल्टरनेटिव्स होते हैं जिस टाइम उसके सामने स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बिल रखा जाता है। तो वो ये सेम प्रेसिडेंट की तरह ही है, वो चाहे तो अपनी एसेंट दे सकते हैं बिल को, चाहे तो बिल को विदहोल्ड भी कर सकते हैं, और चाहे तो बिल को रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। और ये जो है वो प्रेसिडेंट के पास नहीं थी, ये सिर्फ गवर्नर के पास है, बिकॉज यहाँ पे जो बिल है वो प्रेसिडेंट की रिकंसिडरेशन प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया जा सकता है उसकी कंसिडरेशन के लिए बाय द गवर्नर। सो व्हेन द बिल इज रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट के पास कितने ऑल्टरनेटिव्स होते हैं? 3 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। जिस टाइम पे गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल को होल्ड करते हैं, तो वहां पे जो प्रेसिडेंट है वो चाहे तो एसेंट दे सकते हैं उस बिल को, वो चाहे तो उस बिल को विदहोल्ड भी कर सकते हैं, वो चाहे तो गवर्नर को बोल सकते हैं उस बिल को रिटर्न करने के लिए कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है इस बिल को रिकंसिडर करे, बट इसमें मनी बिल नहीं आएगा, यानी कि मनी बिल को जो है रिटर्न नहीं किया जा सकता है। और जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड नहीं होंगे इवन आफ्टर द स्टेट लेजिस्लेचर पास द बिल अगेन। अगर प्रेसिडेंट के बिल रिटर्न करने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर कुछ चेंजेस करके फिर से बिल भेजते हैं तो उस पर प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होंगे अपनी एसेंट देने के लिए। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब अ टाइम लिमिट इन विच द प्रेसिडेंट हैज टू टेक अ डिसीजन। तो यहाँ पे और क्या बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज के लिए कोई भी टाइम जो है लिमिट नहीं दी गई है कि प्रेसिडेंट को कितने टाइम में अपना डिसीजन देना होगा, या फिर प्रेसिडेंट जो है कितने टाइम के लिए अपने बिल को अपने पास रख सकता है। सो इट मीन्स कि जो प्रेसिडेंट है कैन एक्सरसाइज पॉकेट वीटो एज वेल, यानी कि यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जो प्रेसिडेंट है वो अपनी पॉकेट वीटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आती है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो आर्टिकल 123 के अंदर प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि वो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं, और ऑर्डिनेंस जो होगा उसकी भी सेम इफेक्ट एंड सेम फोर्स होगी जैसे कि किसी एक्ट की होती है। और जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट की वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है, एंड द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर इज सपोर्टेड फॉर द फॉलोइंग 4 लिमिटेशंस। तो इस पावर पे जो प्रेसिडेंट की है 4 लिमिटेशंस हैं। कौन कौन सी लिमिटेशंस है? फर्स्ट है कि प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन द बोथ हाउसेस और ओनली एनी वन हाउस इज नॉट इन अ सेशन, thus it is not a parallel power of the legislation। मीन्स कि प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ उस टाइम पे ही ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं जिस टाइम पे दोनों हाउसेस या फिर उनमें से कोई एक हाउस अपने सेशन में ना हो। सो इट मीन्स कि जो ये जो है प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस की पावर वो पावर ऑफ लेजिस्लेशन पैरेलल नहीं है, कि अगर दोनों हाउसेस अपने सेशन में हैं तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट नहीं कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट कैन मेक ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन ही सेटिस्फाइड दैट द सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट दैट रिक्वायर इमीडिएट एक्शन, कि जिस टाइम पे प्रेसिडेंट को ये लगता है कि अभी जो सर्कमस्टांसेस है उनके लिए ऑर्डिनेंस जारी करना बहुत ज़रूरी है, तो उस टाइम पे ही जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस जारी करेंगे।
An ordinance can be issued only on those matters upon which the parliament can legislate. तो जो ऑर्डिनेंस है प्रेसिडेंट के द्वारा सिर्फ उन्हीं इश्यूज पे जो है दिया जाएगा जिन पे जो है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है, यानी कि नॉट ऑन द स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे जो है ऑर्डिनेंस जारी नहीं करेंगे प्रेसिडेंट। सो नेक्स्ट आता है कि ऑर्डिनेंस आर सब्जेक्टेड टू द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस एज एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, कि जैसे पार्लियामेंट के किसी एक्ट पे लिमिटेशंस होती हैं कि फॉर एग्जांपल जो एक्ट है पार्लियामेंट का वो फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट्स को नहीं वायोलेट कर सकते, तो वो सेम चीज़ ही ऑर्डिनेंस पे भी अप्लाई होती है कि वो जो ऑर्डिनेंस है वो किसी फंडामेंटल राइट को एब्रिज ना कर रहा हो, किसी फंडामेंटल राइट को वायोलेट ना कर रहा हो। So every ordinance issued by the president has to be laid before the parliament house when the parliament reassemble. उसके बाद क्या होगा, जिस टाइम पे जो पार्लियामेंट है वो फिर से रीअसेंबल हो जाएगी, फिर से अपने सेशन में आ जाएगी, तो जो प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस इशू किया होगा तो उसको पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा, पार्लियामेंट के हाउसेस के सामने रखा जाएगा। तो नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगा उसके बाद कि अगर तो पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर देती है उस ऑर्डिनेंस को तो फिर तो वो एक्ट बन जाएगा। बट इफ पार्लियामेंट टेक नो एक्शन, पार्लियामेंट अगर उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती, देन इट सीज टू ऑपरेट आफ्टर 6 वीक ऑफ द रीअसेंबली ऑफ अ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के रीअसेंबल होने के बाद उसके सेशन में आने के 6 वीक के अंदर अंदर तो वो बिल क्या होगा, वो ऑर्डिनेंस क्या होगा, वो सीज हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या होगा, सीज टू ऑपरेट अर्लियर इफ बोथ द हाउस डिसअप्रूव्ड इट, अगर दोनों हाउसेज उस ऑर्डिनेंस को डिसअप्रूव कर दे तो तब भी वो जो ऑर्डिनेंस होगा वो सीज हो जाएगा। और जो मैक्सिमम लाइफ होती है किसी ऑर्डिनेंस की वो 6 मंथ होती है, और पार्लियामेंट को रीअसेंबल होने के बाद के जो 6 वीक होंगे वो, और इफ द पार्लियामेंट डजंट अप्रूव्ड इट, अगर पार्लियामेंट इसको अप्रूव नहीं करती तो सिर्फ 6 मंथ के लिए ऑर्डिनेंस रहेगा, और 6 वीक वो जिस टाइम पे पार्लियामेंट रीअसेंबल हो चुकी है, अगर पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर देती है तो उसके बाद तो वो एक्ट ही बन जाएगा। सो इफ एन ऑर्डिनेंस लैप्स, अगर ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाता है देन द एक्ट डन अंडर इट बिफोर इट लैप्स रिमेन्ड वैलिड एंड इफेक्टिव, कि अगर उस ऑर्डिनेंस के अंदर जो भी काम किए होंगे पार्लियामेंट के रीअसेंबल होने से पहले, ऑर्डिनेंस के लैप्स होने से पहले, तो वो सारे जो एक्ट होंगे उनको वैलिड एंड इफेक्टिव माना जाएगा, यानी कि उनको लैप्स नहीं किया जाएगा वहां पे। नेक्स्ट है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के पास जो पार्डनिंग की पावर है, माफ करने की पावर है। तो आर्टिकल 72 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि वो पार्डन दे सकता है किसी पर्सन को हु हैव बीन ट्राइड और कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन ऑल केसेस, अगर किसी पर्सन को कोई सजा दी गई है, किसी ऑफेंस में कन्विक्ट किया गया है, कौन कौन से, वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंसेस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट द यूनियन लॉ, अगर यूनियन लॉ के अगेंस्ट किसी ने कोई ऑफेंस किया है, उसके अगेंस्ट कोई पनिशमेंट है, तो वहां पे उसको जो प्रेसिडेंट है वो पार्डन ग्रांट कर सकता है। सेकंड, अगर किसी को कोर्ट मार्शल के द्वारा कोई पनिशमेंट या फिर सेंटेंस दी गई है, या फिर किसी को फांसी की सजा दी गई है, यानी कि सेंटेंस ऑफ डेथ दी गई है। और ये जो पावर है प्रेसिडेंट की, ये इंडिपेंडेंट है ऑफ द जुडिशरी, और एक एग्जीक्यूटिव पावर है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है इज नॉट अ कोर्ट ऑफ अपील। इट मीन्स कि जो पिटिशनर है, यानी कि जिसको मर्सी चाहिए, जिसको पार्डनिंग चाहिए, वो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के सामने जाके अपनी बात रखेंगे कि हाँ जी मुझे माफ़ी चाहिए या फिर मुझे डेथ ऑफ सेंटेंस से बचा लीजिए, ऐसा नहीं होगा। उनके द्वारा एक लेटर जाएगा प्रेसिडेंट के पास, उस पे बात होगी। यहाँ पे कोर्ट की तरह नहीं होगा कि जैसे कोर्ट में जज के सामने जो ऑफेंसर होता है वो वहाँ पे खड़े होते हैं कन्विक्टेड्स, बट प्रेसिडेंट के सामने ऐसा नहीं होगा। द पिटिशनर्स फॉर मर्सी हैज नो राइट टू बी एन ऑरल हियरिंग बाय द प्रेसिडेंट, कि जो प्रेसिडेंट के द्वारा हियरिंग की जाएगी वहाँ पे पिटिशनर को ये राइट नहीं है कि वो वहाँ पे खड़े हो सके, उसमें शामिल हो सके। सो पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट में क्या क्या आती है, फर्स्ट है पार्डन। पार्डन में क्या आता है, इट रिमूव बोथ द सेंटेंस एंड कन्विक्शन एंड कंप्लीटली एब्सॉल्व द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस, पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन। सो इसमें क्या होगा, अगर किसी को कोई सजा दी गई है वो पूरी तरह से माफ कर दी जाएगी, कोई भी उसकी सजा हो, कोई भी उसको सेंटेंस दिया गया हो, तो यहाँ पे वो पूरी तरह से प्रेसिडेंट के द्वारा माफ कर दिया जाएगा। सेकंड आता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में क्या होता है, इट डिनोट द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर द लाइटर फॉर्म,
यहाँ पे क्या होगा कि एक फॉर्म जो आपकी पनिशमेंट की होगी उसको दूसरी में चेंज कर दिया जाएगा। मान लीजिए किसी को कोई डेथ सेंटेंस दी गई थी, किसी को फांसी की सजा दी गई थी, तो उसको चेंज करके उम्र कैद में कर दिया गया, बट मे बी कम्यूटेड टू अ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। ऐसा नहीं होगा कि डेथ को चेंज करके कोई लाइटर कुछ मतलब बहुत आसान सी सजा दे दी उसको, बट वो चेंज भी किसी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में ही होगी। नेक्स्ट आता है रिमिशन। रिमिशन में क्या होगा, इट इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंसेस विदाउट चेंजिंग इट्स करेक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा, करेक्टर चेंज नहीं होगा पनिशमेंट का, कि अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल अ सेंटेंस ऑफ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years मे बी रिमिटेड टू द रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 year, कि 2 साल की जो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की सजा थी उसको कम करके 1 साल की कर दिया गया, बट यहाँ पे वो सजा अभी भी रिग्रेस ही है। नेक्स्ट आता है हमारा रेस्पाइट। रेस्पाइट में क्या बोला गया, इट डिनोट अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट सच एज अ फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ अ कन्विक्ट और द प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमेन ऑफेंडर। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसको कोई लेसर सेंटेंस जो है दे दिया जाएगा, जो उसको पहले दी गई थी सजा उससे कोई कम सजा दे दी जाएगी, बट ये चीज होगी कि सम स्पेशल फैक्ट में यहाँ पे कोई फिजिकल डिसेबल पर्सन हो, उसको सजा दे जानी हो, या फिर किसी प्रेग्नेंट वुमन को सजा दी जानी हो। नेक्स्ट आता है हमारा रिप्राइव। रिप्राइव में क्या होगा, इट इम्प्लाइज अ स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंसेस, कि यहाँ पे अगर किसी को कोई सजा दी गई थी, कोई सेंटेंसेस दिया गया था, स्पेशली ये डेथ के केस में होता है, कि अगर किसी को कोई फांसी की सजा दी गई है तो उसको टेम्परेरी पीरियड के लिए उस पर स्टे लगा दी जाती है, सो दैट उसके बाद मतलब सजा तो उसको होगी लेकिन उसको कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है। इट्स पर्पस इज टू एनेबल द कन्विक्ट टू हैव अ टाइम टू सीक पार्डन। तो इसका पर्पस क्या होता है कि जो कन्विक्ट है वो पार्डन के लिए अप्लाई कर सके, और या फिर कम्यूटेशन के लिए अप्लाई कर सके प्रेसिडेंट को। सो नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 के अंदर गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑल्सो पोजेसेस द पार्डनिंग पावर। जो स्टेट के गवर्नर है उनके पास भी पार्डनिंग पावर होती है, बट द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट इन फॉलोइंग टू रिस्पेक्ट्स। जो गवर्नर की पावर है पार्डनिंग की वो प्रेसिडेंट से डिफरेंस होती है। कौन से 2 रिस्पेक्ट्स में, फर्स्ट है कि जो प्रेसिडेंट है कैन पार्डन सेंटेंसेस इन्फ्लिक्टेड बाय द कोर्ट मार्शल। अगर किसी को कोर्ट मार्शल के द्वारा सजा दी गई है तो वहां पे जो प्रेसिडेंट है उसको पार्डन कर सकते हैं, उसको माफ कर सकते हैं, बट गवर्नर जो है इसको माफ नहीं कर सकता। और दूसरा, अगर किसी को डेथ सेंटेंस दी गई है तो उसको पार्डन करने की पावर भी सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास नहीं है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट की क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइड फॉर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सो यहाँ पे मैं इसको अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी। सो नेक्स्ट आता है कि प्रेसिडेंट हैज टू बी मेड ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, कि जो प्रेसिडेंट है वो हमारे यहाँ पे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, जो रियल पावर है वो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। So it estimating the constitutional position of the president, particular reference has to be made। तो यहाँ पे जो constitutional position है प्रेसिडेंट की उसके लिए कुछ provisions दिए गए हैं आर्टिकल्स में। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 53, 74, 75। सो इनको हम अगले स्लाइड में देखते हैं। सो अगर आप इन पार्लियामेंट्री फॉर्म्स वगैरह में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने पिछले के लेक्चर्स में बहुत अच्छे से कवर किया है इसको। सो इन पॉइंट्स को समझने के लिए बेटर होगा कि आप पहले पिछले के लेक्चर्स देखें, उसके बाद इन लेक्चर्स को कंटिन्यू करें। सो देखते हैं हम अब इन आर्टिकल्स को। फर्स्ट है हमारा आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम either directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution। कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो सारी प्रेसिडेंट के पास होती है, और प्रेसिडेंट इसको कैसे एक्सरसाइज करता है, चाहे तो डायरेक्टली या फिर अपने सबॉर्डिनेट्स के थ्रू, जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर्स, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। सो सेकेंड क्या है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। यहाँ पे एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसके हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट को एडवाइज करेंगे। हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो इनकी एडवाइस पे काम करेंगे। सो ये कौन से आर्टिकल में दे रखा है, आर्टिकल 74 में।
सो नेक्स्ट आता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी लोकसभा को, और ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 75 में। सो आगे देखते हैं कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 था, उसके थ्रू क्या बोला गया कि जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको एडवाइस देगी तो उस पे ही प्रेसिडेंट को काम करना होगा। तो उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू क्या बोला गया कि प्रेसिडेंट कैन रिक्वेस्ट द काउंसिल टू रिकंसिडर इट्स एडवाइस, कि जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल को अपनी एडवाइस को रिकंसिडर करने के लिए बोल सकते हैं। बट 42nd में क्या बोला गया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगी वो प्रेसिडेंट को करना होगा। बट 44th से उसको फिर से अमेंड किया गया और बोला गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी एडवाइस को प्रेसिडेंट रिकंसिडर करने के लिए बोल सकते हैं, बट अगर रिकंसिडर करके जो एडवाइस आएगी वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगी, तो वो प्रेसिडेंट को वहां पे माननी पड़ेगी। सो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। सो इसके साथ ही जो प्रेसिडेंट का चैप्टर है वो भी हमारा कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम गवर्नर को स्टार्ट करेंगे, बिकॉज जो गवर्नर एंड प्रेसिडेंट है हद तक सिमिलर है, रिलेटेड हैं। सो वहाँ पे आपको जो चीज़ें हैं बहुत जल्दी समझ आएंगी अगर आपने प्रेसिडेंट को अच्छे से कवर किया होगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।